मित्रों, बंधुओं और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे महर्षि क्रांतिकारी महर्षि अरविंद घोष पर, जो एक युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, एक महान दार्शनिक थे। अरविंद घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1872, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1950। जो जिस व्यक्ति पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस शख्सियत पर, वो एक महान योगी तो था ही, साथ में एक अनुपम दार्शनिक भी था, एक बहुत ही अनुपम दार्शनिक। इनका जन्म, जैसे मैंने बताया, 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था, और इनके पिता थे कृष्णधन घोष, जो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत एक डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे। और इनकी माता थी स्वर्णलता देवी, जो बंगाल के एक साहित्यकार, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए राजनाथ बोस, उनकी सुपुत्री थी। अरविंद घोष के दो बड़े भाई थे। एक बड़े भाई का नाम था मनमोहन घोष, दूसरे का नाम था विनय भूषण घोष। एक छोटे भाई थे इनके वारिंद्रनाथ, और एक छोटी बहन थी सरोजिनी। तो युवा अवस्था में ये स्वतंत्रता संग्राम के, जंग आज़ादी के एक बहुत बड़े किरदार बने, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े लीडर के रूप में उन्होंने शिरकत की जंग आज़ादी में। लेकिन इसके बाद एक क्रांतिकारी लीडर से युग प्रवर्तक योगी बने। इनका अपना जीवन ही बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत ही परिवर्तनशील, बार बार इनका किरदार बदलता है एक ही जिंदगी के अंदर। तो ये युग प्रवर्तक योगी बने, और इन्होंने एक पांडिचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना की। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। योग आश्रम स्थापित किया, जैसे मैंने बताया, अरविंद घोष ने पांडिचेरी में। योग साधना पर कई मौलिक ग्रंथ लिखे, उपनिषदों पर टीकाएं की, 24,000 लाइन्स का एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम सावित्री है, 14,000 लाइन्स। पूरे विश्व के दर्शन शास्त्र पर उन्होंने बहुत गहरा असर छोड़ा, बहुत गहरा प्रभाव उनका स्थापित हुआ। तो अरविंद घोष की साधना पद्धति के, जो योग साधना पद्धति है इनकी, उसके हजारों लाखों अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं, सब देशों में हैं, सारी दुनिया में हैं। एक वो महान कवि थे, जैसे मैंने बताया ना, कि सावित्री की जो रचना है वो एक महाकाव्य के रूप में है। वो छंदबद्ध काव्य नहीं है, लेकिन वो एक काव्य है, उसको महाकाव्य माना गया है। रोमारोला ने, जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध फ्रेंच फिलासफर और राइटर है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने कहा कि अरविंद घोष योग साधना में लीन एक विलक्षण महान युग के महापुरुष है, महान युग पुरुष है। और लेबर पार्टी के एक लीडर हुए बहुत बड़े, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने ब्रिटेन के, रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने अलीपुर जेल में जब ये बंद थे क्रांतिकारी के रूप में, तो उन्होंने इनके पक्ष में ब्रिटिश संसद में अपनी आवाज़ बुलंद की थी, एज ए लेबर लीडर, एज ए अपोजिशन लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में लिखा कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे, सुभाष चंद्र बोस, यंग युवा, तो उसमें, उस दौर में जो भी चर्चा होती थी जंग आज़ादी की, उसमें अरविंद घोष नौजवानों के मध्य चर्चा में सबसे शीर्ष पर होते थे, सबसे ज़्यादा प्रमुख किरदार थे वो चर्चा के। तो इन थोड़ी बहुत बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने युग में भी उनका कितना प्रभाव था, जो वो जीवंत जिंदगी जी रहे थे अपनी, और उसके बाद भी उनका कितना प्रभाव रहा। तो उनका जो पिता, जैसे मैंने बताया, वो एक बहुत ही पाश्चात्य संस्कृति में ओतप्रोत शख्सियत थे, और अपने पुत्रों को भी वो उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पदों पर आसीन कराना चाहते थे, कि उनके बेटे भी उनकी तरह एक बड़े पदों पर बैठे। वो खुद भी सिविल सर्जन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मातहत ही, और इसलिए उन्होंने लॉरेटो स्कूल था दार्जिलिंग में अपने बेटों को दाखिल कराया। अरविंद घोष भी पढ़ने गए वहाँ पर, जब उनकी आयु सिर्फ 4 वर्ष की थी। 7 वर्ष तक वो वहाँ पढ़े, और उनके 2 बड़े भाइयों के साथ उनके पिता ने उनको इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। 2 बड़े भाई थे, जैसे मैंने बताया ना, विनय भूषण घोष और मनमोहन घोष। तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन पादरी उनका दोस्त हुआ करता था, जो ड्राइट के नाम से बड़ा प्रख्यात था।
और उनकी पत्नी थी, उन दोनों के संरक्षण में इन तीनों बच्चों को छोड़ा गया। वो खुद भी गए इंग्लैंड में इनको लेकर, लेकिन वहाँ उनकी पत्नी की तबीयत जो स्वर्णलता थी वो थोड़ी गड़बड़ रहने लगी, तो वापस कलकत्ता लौट आई जल्दी। तो ये ड्राइट जो दंपत्ति था, इसकी निगरानी में पले बड़े, और लेकिन उन्होंने कृष्णधन घोष ने जो उनके पिता थे सख्त हिदायत दी थी इनके गार्जियन को, जो ब्रिटिश गार्जियन थे, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि इनके बेटों को बहुत ही अत्यंत दृढ़ता और कठोर अनुशासन के साथ ब्रिटिश कल्चर के तहत ही पाला जाए, और इंडियन कल्चर की, इंडियन फिलॉसफी की, भारतीय जीवन पद्धति की हवा तक न लगने देना इनको, ये उनकी हिदायत थी। ऐसा इनको पाला भी गया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो अरविंद को सेंट पॉल स्कूल में दाखिल कराया गया बचपन में, और वो एक बहुत ब्रिलियंट, शुरू से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रॉयल किंग कॉलेज के अंदर गए। किंग्स कॉलेज था, एक रॉयल कॉलेज था, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिला इनको। तो 18 साल की आयु थी सिर्फ इनकी जब ये ICS परीक्षा में बैठे। जैसे मैंने बताया कि इनके पिता चाहते थे कि बेटे बड़े अफसर बने, तो 2 बड़े बेटे तो नहीं सिविल सर्विस में बैठे, वो उतने योग्य में नहीं थे। उनका नाम तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो अरविंद घोष के बड़े भाई हैं। जैसे मैंने भी उनके नामों का उल्लेख किया कि उन्होंने कोई जीवन में बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए। वो 18 साल की आयु में अरविंद घोष ने ICS की परीक्षा पास कर ली, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि वो उस समय तक काफ़ी पढ़ चुके थे, लिख चुके थे, बहुत ज़्यादा भाषाएं जान चुके थे, ग्रीक जानते थे, लैटिन में के बहुत ही विद्वान व्यक्ति बन चुके थे, फ्रेंच जान चुके थे, इटालियन जान चुके थे, बहुत सारा साहित्य उन्होंने पढ़ा था। भारत के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते थे वहाँ पर, इंग्लैंड में रह गए, लेकिन वो उनको बहुत सजग व्यक्ति बन चुके थे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस तो थे ही। तो उन्होंने जानबूझकर वो परीक्षा त्याग दी। घुड़सवारी की परीक्षा होती थी, उसमें वो जानबूझकर गैर हाजिर हो गए, और इस तरह से वो सिविल सर्विस में नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए। तो अरविंद घोष के बारे में उनके स्कूल में एक टिप्पणी की गई थी कि अरविंद घोष हैड बीन ए ब्रिलियंट स्कॉलर इन इंग्लैंड, ही हैड बीन हेड बॉय ऑफ द सेंट पॉल स्कूल, won a scholarship at King's College, Cambridge. There has been a contemporary, he was a contemporary of Mr. Beechcroft, ICS. Beechcroft was the judge when he was tried as a revolutionary in Bengal, Alipur conspiracy case. So this Beechcroft was the ICS. He was a colleague of Arvind Ghosh. So he has been mentioned in that comment by the Cambridge. Both won honors at university. The final examination of Indian Civil Services. Arvind Ghosh stood 11th and Beechcroft stood 33rd. 33वां स्थान मिला बीचक्रॉफ्ट को। तो इस तरह से ये उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन बातें इंग्लैंड के रिकॉर्ड में मिलती हैं। जब उनका एकेडमिक रिकॉर्ड आप स्टडी करेंगे, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन टू कम टू किंग्स कॉलेज, he got a first in TROPS. He passed ICS examination for he had worked simultaneously. तो क्लासिक्स के, फिलॉसफी के, भाषाओं के वो परम विद्वान बने, परम विद्वान। और जानबूझकर उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार किया और राज सेवा के लिए ठान ली थी वहीं इंग्लैंड में ही। देखिए क्या ये नियति का खेल है। पिता चाहते थे कि ICS बने और भारतीय संस्कृति और भारत से दूर रहें, लेकिन वो तो दूसरे पथ पर चलने के लिए राष्ट्र सेवा के, राष्ट्रभक्ति के, तो 20 वर्ष के थे सिर्फ वो, मात्र पूरे कर चुके थे, 21वें वर्ष में उनको चल रहे थे। तो वो 1893 भारत लौटने का उन्होंने निर्णय ले लिया इंग्लैंड से। ये अद्भुत वर्ष है। अरविंद घोष लौट रहे हैं भारत और विवेकानंद गए शिकागो 1893। क्या ये आपस में देखिए तालमेल है। इस वर्ष के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हिंदुस्तान के महान व्यक्तियों का तारतम्य बिठाती हैं। जो मार्ग में ही थे तो उनके फादर को एक बहुत गलत सूचना मिली कि उनका जहाज डूब गया पुर्तगाल के पास। बहुत प्यार करते थे, वृद्ध भी हो चुके थे उनके पिता कृष्णधन घोष। उनकी मृत्यु हो गई इस सदमे से, जबकि ये एकदम गलत खबर थी। वो सकुशल भारतीय धरती पर लौट आए और बड़ौदा का महाराज जो उनसे इंग्लैंड में
मिले थे एक बार और उनसे बड़े प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने तभी कहा था कि आप आईसीएस छोड़ रहे हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, आप स्टेट सर्विसेज में आइए, आप मेरे साथ रहिए बड़ौदा के अंदर। ये महाराजा गायकवाड़ थे। अंततो गत्वा 1893 में वो सीधे बड़ौदा गए और उन्होंने प्रशासन में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्ति ली। वो जो महाराजा कॉलेज बड़ौदा उसके भी वाइस प्रिंसिपल वो नियुक्त हुए, पर्सनल सेक्रेटरी बने राजा के, और बहुत ही योग्यतापूर्ण और बहुत ही शानदार जीवन। यहीं पर उन्होंने बंगला साहित्य का अध्ययन किया, संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन किया, भारतीय साहित्य का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। ये 13 वर्ष का काल है बड़ौदा में उनका, बड़ा अद्भुत काल है। हम बहुत ही संक्षेप में अपने साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए ये जीवनी बता रहे हैं, उनका किरदार बता रहे हैं, उनकी शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी भी रहे। बहुत सारे उनके काम हैं बड़ौदा के अंदर। ही वॉज ए मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी, ही वॉज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज ए एजुकेशनिस्ट, ही वॉज ए पर्सनल सेक्रेटरी, सो मैनी रोल्स ही वॉज प्लेइंग इन बड़ौदा। तो अंग्रेजी पढ़ाते थे, फ्रेंच के मैंने बताया वहीं विद्वान बन चुके थे। जब वो इंग्लैंड में रहते थे वो दोनों भाषाएं पढ़ाते थे वहाँ, और सेना के अंदर सेना को प्रशिक्षण देते थे। जो महाराजा की सेना थी, तो 13 साल इन्होंने बिता दिए। एक बार शंकराचार्य कश्मीर गए वो, तो शंकराचार्य की पर्वत चोटी पर चढ़ रहे थे, जो पर्वत चोटी है जिसका नाम शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है। तो वहाँ उनको अद्भुत पहली बार ऐसी अनुभूति हुई आध्यात्मिक। उन्होंने लिखा है इस सबको, उसके बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं। 1901 में उनकी शादी हो गई मृणालिनी से, पत्नी बनी उनकी मृणालिनी। तो अरविंद घोष का जीवन बड़ौदा में ही बदलने लगा था। वो जिस पथ पे जाने लगे थे आध्यात्मिक पथ पर, उसके बारे में वो लिखते हैं कि आई हैव 3 मैडनेसेस, मेरे पास 3 पागलपन हैं, मैं 3 तरह का पागलपन रखता हूँ। फर्स्ट वन इज द फर्मली आई बिलीव दैट अकॉम्प्लिशमेंट, जीनियसनेस, हायर एजुकेशन, लर्निंग, वेल्थ एंड दैट गॉड हैज़ गिवन मी। ये सब चीज़ें, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो मेरा ज्ञान है, चाहे वो मेरी सफलताएं हैं, मेरी उपलब्धियां हैं, चाहे मेरी उच्च शिक्षा है, चाहे मेरी दौलत है, ये सब भगवान की देन है, मेरी नहीं है ये, इट्स नॉट मी। तो आई हैव राइट टू स्पेंड फॉर माई ओन पर्पज ओनली व्हाट इज नीडेड। मैं अपने ऊपर सिर्फ इतना खर्च करूंगा जितनी ज़रूरत है। ये उनका, मैं वर्बिटम जो उन्होंने लिखा है अपनी पत्नी को, वो उस पत्र का संदर्भ दे रहा हूँ। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली एंड इट इज़ अदरवाइज एब्सोल्युटली एसेंशियल, द रेस्ट मस्ट रिटर्न टू द गॉड। बाकी सब कुछ ईश्वर का है, मैं उसको लौटा दूंगा, मेरा नहीं है वो। न धन मेरा है, न बुद्धि मेरी है, न दौलत मेरी है, न शौहरत मेरी है, न उपलब्धियाँ मेरी हैं। माई सेकेंड मैडनेस हैज़ ओनली रिसेंटली सीज्ड मी। दूसरे पागलपन में पागलपन ने मुझे अभी अभी जकड़ लिया है। कैसे जकड़ा? व्हाट्सएवर मीन्स आई मस्ट हैव डायरेक्ट विजन टू गॉड। मैं खुद भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, अगर भगवान है तो दर्शन भी देगा। ये मेरा दूसरा पागलपन है। रिलीजन दिस डेज मीन्स रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड at any odd hour, praying in public, showing off the pious one is it. I want nothing of this. मैं कुछ नहीं चाहता इनमें से, न मैं ईश्वर का नाम जपना चाहता हूँ। If God exists, there must be some way to experience it. कोई तो रास्ता होगा इसको अनुभव करने का, उसके वजूद को अनुभव करना चाहता हूँ मैं। सिर्फ नाम नहीं लेना चाहता, नाम जपना नहीं चाहता भगवान का। His existence to meet face to face, आमना सामने मैं देखना चाहता हूँ ईश्वर को। माई थर्ड मैडनेस, ये तो दूसरी मैडनेस उन्होंने बताई। तीसरी मैडनेस क्या बताते हैं, तीसरा पागलपन क्या बताते हैं जो उन पर सवार है। माई थर्ड मैडनेस इज दैट वाइल अदर्स लुक अपॉन देयर कंट्री एज ए इनर्ट पीस ऑफ मैटर, ए फ्यू meadows, fields, forests, hills, rivers, I look upon my country as a mother। जबकि लोग अपने देश को एक जंगलों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, उसके लोगों के रूप में, जो वहाँ जनसमूह वहाँ रहता है उसके रूप में देखते हैं, नदियों के रूप में। मैं अपने देश को देखता हूँ अपनी माँ के रूप में। आई अडोर हर, आई वर्शिप एज ए मदर। व्हाट वुड ए सन डू इफ डिमॉन हैज सेट ऑन द मदर ब्रेस्ट?
क्या करे बेटा अगर उसकी माँ की छाती पर कोई राक्षस बैठा हो, क्या करे, और खून पी रहा हो उसका. स्टार्टेड सकिंग हर ब्लड, वुड बी क्वाइटली सिट डाउन of his dinner, amuse himself with his wife and children, would he rush out to deliver his mother? क्या वो अपनी माँ को न बचाए, अपने परिवार में सिर्फ फना हो जाए. I know I have the strength to deliver this fallen race. It is not physical strength. I am not going to fight with the sword of gun, but the strength of my knowledge. मैं इसके लिए कोई हथियार उठाकर, कोई बंदूक उठाकर, कोई तलवार उठाकर युद्ध नहीं करना चाहता. मैं अपने विद्वत्ता की शक्ति से, नॉलेज की शक्ति से लड़ना चाहता हूँ. ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी को. तो बड़ौदा में देखिए शादी हुई अभी अभी, और क्या उनके अंदर भाव हैं, इससे उनके किरदार का, उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा थोड़ा बहुत लग जाता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में चल दिए हैं. ऐसे छोड़कर महाराजा के सेक्रेटरी तो ज़रूर बनते हैं, वहाँ जो है बहुत सारा काम भी राज्य का करते हैं, स्टेट सर्विसेज है वो, और उनका रैंक भी वहाँ पर बहुत हाई है, बहुत ऊंचे रैंक पर हैं वो वहाँ पर. तो हिस्ट्री ऑफ जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है. लॉर्ड मिंटो ने उनको ये कहा, इससे अंदाज़ा लगेगा कि लॉर्ड मिंटो जो उस समय गवर्नर जनरल ने, एज द मोस्ट डेंजरस मैन वी हैव टू डील विद. ये टिप्पणी लॉर्ड मिंटो की उनके बारे में है. वो बड़ौदा से आए वापस, बंगाल का डिवीज़न हो चुका था, लॉर्ड कर्जन ने किया है, और वो वहाँ पर हिंदू प्रकाश में लेख भी लिखते हैं बहुत सारे, और बड़े ही तेवर वाले लेख हैं, देशभक्ति से भरपूर लेख हैं, लोगों को जगाने वाले लेख हैं. ब्रिटिश इंटेलिजेंस की निगाह जब से ही उन पर है. एक्टिव तो बाद में होते हैं सक्रिय राजनीति में, वो फ्रीडम स्ट्रगल में 1906 के आसपास, 1905-1906 में, लेकिन वो 13 वर्ष भी वो तैयारी कर रहे हैं उस युद्ध की जो युद्ध उन्हें लड़ना है जाकर बंगाल में. ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट बैटल. जब से ही तैयारी कर रहे हैं, जब से उनका विवाह हुआ है, तभी वो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैं उस राक्षस जो खून पी रहा है मेरी माँ की छाती पर बढ़कर, उससे मुझे लड़ना है, उसको उखाड़ फेंकना है. तो ये उनके भाव हैं. तो लॉर्ड मिंटो इसलिए वो वैसे नहीं कहते उनके बारे में, लॉर्ड मॉर्ले भी उनके बारे में ऐसी बात कहते हैं. तो इसके बाद वो आते हैं बड़ौदा से बंगाल वापस आते हैं, और एक बहुत बड़े लीडर है, कांग्रेसी लीडर हैं बिपिन चंद्र पाल. या आपने, हमारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है, हमारे साथियों ने पढ़ा है, वो सब लाल बाल पाल की तिकड़ी थी. लाल लोकमान्य तिलक नहीं, लाला लाजपत राय. बाल है बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल है विपिन चंद्र पाल. ये 3 बड़े क्रांतिकारी कांग्रेस के लीडर हैं जो उग्र दल के माने जाते हैं. एक मॉडरेट दल है जो सिर्फ जो है प्रस्ताव पास करता है, कोई रियायतें मांगता है. एक ये दल है कांग्रेस के अंदर जो पूर्ण स्वराज की बात करता है. अरविंद घोष इनके साथ है, बिपिन चंद्र पाल के साथ. बिपिन चंद्र पाल एक अखबार निकालते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं वंदे मातरम के नाम से, और वो वंदे मातरम के एडिटर बनाया जाता है अरविंद घोष को, और वो पूरे बंगाल में उनके लेख, उनका अखबार आग लगा देता है. बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ता हुकूमत को. इतना ज़बरदस्त संघर्ष उठ खड़ा होता पूरे बंगाल के अंदर. तो हम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही रूपरेखा इसकी प्रस्तुत कर रहे हैं अरविंद घोष की ज़िंदगी की, क्योंकि बड़ा विशद ज़िंदगी है, बहुत विशद ज़िंदगी, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है. इतनी ज़बरदस्त क्रांतिकारी ज़िंदगी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से उनसे घबरा जाती है. और जैसे मैंने बताया कि एक सेडिशन का चार्ज उन पर लगता है जब वो वंदे मातरम के एडिटर ही होते हैं, उस वक्त उनके लेखों पर लगता है. और अरविंद घोष भी एक जो है बहुत बढ़िया उनके ऊपर कविता लिखते हैं उस दौर के अंदर. वो कविता का हम जरूर उल्लेख करना चाहेंगे. जब वो उन पर सेडिशन का केस शुरू होता है तो सारा बंगाल, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो तिलमिला जाता है, पूरा का पूरा उग्र आंदोलन शुरू हो जाता है. नेशनल कॉलेज के अंदर वो पढ़ाते भी हैं, वहाँ तो बड़ौदा महाराजा कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो बड़ौदा के अंदर. तो फिर यहाँ आकर एक नेशनल कॉलेज जो राष्ट्रीय लोग वो लाहौर में भी स्थापित करते हैं, लाला लाजपत राय नेशनल कॉलेज.
ये बिपिन चंद्र पाल यहाँ नेशनल कॉलेज बहुत सारे कांग्रेस के लोग स्थापित करते हैं और उसका ये प्रिंसिपलशिप संभालते हैं और साथ में वंदे मातरम भी। वहाँ उनको 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसका भी क्या उपयोग करते हैं आपने सुन लिया कि मैं सिर्फ इतना ही उपयोग करूँगा जितनी मेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार की जितनी ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ 75 रुपये मासिक पर ये 500 रुपये की बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़कर सिर्फ 75 रुपये की मासिक आय पर यह अध्यापन कार्य शुरू करते हैं नेशनल कॉलेज में। कलकत्ता आते हैं तो राजा की एक अट्टालिका, सुबोध मलिक की अट्टालिका में इनको ठहराया जाता है, लेकिन ये जनसाधारण वहाँ मिल नहीं पाता, तो वे जो ये वो है वहाँ एक छोटी सी गली, छक्कू खान सामा गली कहते हैं उसको, वहाँ आकर रहने लगते हैं ताकि हम लोग उनसे मिल सकें। तो स्वदेशी का पूरा आंदोलन जो है उसको लीड करते बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष मिलकर। और वंदे मातरम का जैसे मैंने बताया ना कि वो पूरा क्रांतिकारी शंखनाद बन जाती है वो आज़ादी के दीवानों के लिए वंदे मातरम पत्रिका। और इसी बीच में राष्ट्रीय अधिवेशन एक सूरत में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये दो धड़े, जो मॉडरेट धड़ा है जो अंग्रेज़ों से सिर्फ दरियाफ्त कर रहा है, सिर्फ गुजारिश कर रहा है, सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहा है, सिर्फ प्रस्ताव पेश कर रहा है, इससे अलगाव हो जाता है उग्रवादी कांग्रेस के लोगों का। अरविंद घोष उनमें से अगुआ हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक भी वहाँ पर है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हैं, इन जैसे सैकड़ों कांग्रेस के लीडर हैं देश भर के। तो वो कांग्रेस टूट जाती है 1907 में, लेकिन सेडिशन केस भी एक लगता है 1907 में ही, सूरत कांग्रेस के बाद। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक कविता लिखते हैं, ओ अरविंदो, रविंद्रनाथ ओ अरविंदो बोस टू दी, ओ फ्रेंड माई कंट्रीज फ्रेंड, ओ वॉइस incarnate free of India's soul, no soft ribbon doth crown thy lot। ये पुरानी इंग्लिश में है, जो उस दौर की इंग्लिश है, उस दौर में कविता लिखी गई है। नॉर पल फॉर केयरलेस comfort is for thee, the fiery messenger with the lamp of God hath has come, where is the king who can with the chain or rod chastised him, chain that were but to bind, salute his feet, the prisoner greet him as their guest with the welcome sweet, and then to him my bow, who is in his spot cloth, make new word in the fiery dissolutions, awful make, for death awakes, new life in danger, bosom rears prosperity and seats his devotees in tear। ये इतनी शानदार कविता रविन्द्रनाथ टैगोर उनके प्रशंसा में कहिए उनके लिए लिखते हैं। हे रविंद्र, नमन है तुमको अरविंद का, हे मित्र बंधु, भारत की आत्मा को करो मुक्त। इसका सार आप समझ लीजिए, ये है। ये मैंने लंबी कविता सुनाई आपको। इसी बीच में क्या होता है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन से भी इनका नाता जुड़ता है। इनका छोटा भाई वारिंद्रनाथ जो है, वारिंद्रनाथ घोष, वो क्रांतिकारी दल का लीडर है। एक अनुशीलन और दो क्रांतिकारी दल बंगाल में उन दिनों काम कर रहे हैं, एक का हेडक्वार्टर ढाका युगांतर और एक का कलकत्ता है। अनुशीलन दल के लीडर हैं वारिंद्रनाथ। अरविंद घोष का भी गहरा ताल्लुक है। इन्हीं के घर में एक बम फैक्ट्री चलती है, जो इनके पिता का घर है। एक हेमचंद्र दास नाम के क्रांतिकारी हैं जिनको वारिंद्र घोष भेजते हैं पेरिस, और वो निकोलस नाम का एक रशियन रिवोल्यूशनरी, उससे बम बनाना सीखते हैं, लौट कर आते हैं, वहाँ बम फैक्ट्री लगा लेते हैं। लंबी कहानी है, बहुत ही संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कहानी। बड़ी दुर्दांत और बड़ी दुर्धर्ष कहानी है क्रांतिकारी आंदोलन की है। तो वहाँ पर वो बम बनता है और उसके प्रयोग भी होते हैं। फ्रेजर नाम का एक गवर्नर है वहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नर, उसको मारने की भी कोशिश करते हैं ये क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी मारा भी जाता है इसी प्रयास में। और मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही जालिम एक मजिस्ट्रेट है, किंग्सफोर्ड डगलस नाम है उसका, डगलस किंग्सफोर्ड नाम है उसका। उसको मारने का प्रयास करते हैं दो क्रांतिकारी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी मारा जाता है, आत्महत्या कर लेता, पुलिस उसको पकड़े पहले। खुदीराम बोस को सजाए मौत होती है, मुजफ्फर जेल में उनको फांसी दी जाती है।
ये पूरी बैकग्राउंड है उस पूरी अनुशीलन दल की। क्योंकि वो जो घर है वो अरविंद घोष का ही है, उनके भाइयों का है। भाई तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वारिंद घोष रहते हैं उस घर में। तो इसी पूरे के पूरे बैकग्राउंड को लेकर एक अलीपुर षड्यंत्र केस का सृजन करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, हुकूमत बरतानिया, और अरविंद घोष के मुख्य के खिलाफ भी मुकदमा दायर होता है और उसमें मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष को बनाया जाता है। जबकि अरविंद घोष कहीं कहीं हिंसा में नहीं है, सिर्फ लेख लिख रहे हैं, वंदे मातरम के कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उग्र कांग्रेसी दल के बड़े लीडर हैं बिपिन चंद्र पाल के साथ, जैसा मैं अभी उल्लेख कर चुका हूँ आपके सामने। लेकिन इनको कॉन्स्पिरेसी केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये जो पूरी की पूरी जो वारदातें हो रही हैं, जिसमें डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला हो रहा है, हालांकि वो 2 महिलाएं मारी जाती हैं उसमें, गवर्नर फ्रेजर पर हमला हो रहा है, और भी बहुत सारे हमले हैं उसकी हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये सब इस आरोप में 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, और जो केस चलता है वो अरविंद घोष बनाम हुकूमत बरतानिया चलता है। उसमें मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष को बनाया जाता है। तो पैतृक निवास में क्योंकि बम का कारखाना चल रहा था, इसलिए लिंक करते हैं वहाँ से। लेकिन इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, एक गवाह बड़ी मुश्किल से बनता है, उसका नाम है नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई को पुलिस पेश करना चाहती है अदालत में। इससे पहले कन्हई लाल दत्त और एक और क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस, वो मिलकर उसको मार देते हैं जेल के अंदर ही, और एक गवाह था वो भी टूट गया। तो जो जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया था, बीचक्राफ्ट नाम का एक जज है जब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है, तो जो जज है इस अदालत के अंदर जहाँ मुकदमा चल रहा है अरविंद घोष और साथियों के विरुद्ध, 40 क्रांतिकारियों के विरुद्ध, उसका जो जज है वो वही है जो ICS है, उसी परीक्षा में पास हुआ है, इनका क्लास फेलो भी है। देखिए क्या नियति का संयोग है ये, कि वो जज भी उनका साथी वहाँ पर बैठा हुआ है। और इस तरह से ये मुकदमा आगे बढ़ता है, और 1909 में सब कुछ ठीक ठाक है। बीचक्राफ्ट जो है वो अपना अदालत में बैठा अलीपुर बम कांड का मामला सुन रहा है, और इसी बीच में एक बहुत बड़ा वकील अपीयर होता है। अरविंद घोष उसको, ये क्रांतिकारी कंटेक्ट नहीं करते, वो खुद ही हाजिर होता है। उसका नाम है चित्तरंजन दास, CR दास, जिसको बाद में बहुत बड़ा खिताब मिला, देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के भी गुरु बने वो। बॉर्न एट लॉ थे CR दास, लेटर फेमस देशबंधु चित्तरंजन दास वाज टू कंक्लूड हिज विंग लॉन्ग सेशन। डिफेंस में अपीयर होते हैं अरविंद घोष के लिए, ख़ास तौर पर अरविंद घोष के लिए, क्योंकि इसमें मुख्य उपयुक्त जो है वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंद घोष हैं। अलीपुर जेल में उनको बंद भी कर दिया जाता है। 1 वर्ष का कारावास उन्होंने भोगा है वहाँ पर। ये सीक्रेट जो सोसाइटी है और नेशनल दल का, उनका घोषित कर दिया जाता है उनको लीडर। तो ये जो है कहानी बड़ी रोचक है और बड़ी 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 विशद भी है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में इस रोचक कहानी को हम सुना रहे हैं कि क्रांतिकारी तो आतंकित तो थी सरकार इनसे, वंदे मातरम से आतंकित थी, जिसके एडिटर थे ये। तो इससे 1908 में इनकी गिरफ्तारी होती है, 2 मई 1908 में। तो इतिहास में इसको अलीपुर षड्यंत्र केस से, या अंग्रेजी में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इसको कहते हैं। तो वहीं सी जेल में इनको एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ होना होती है। जैसे मैंने बताया ना, जब ये शंकराचार्य पर्वत चोटी पर चढ़ते हैं तब भी वो अनुभूति न होती है। उसका उल्लेख किया है उन्होंने, अपने कई लेखों में किया है। तो जो अनुभूति होती है तो वो हर तरफ उनको कृष्ण दिखाई देने लगते हैं, वो कृष्णमय हो जाते हैं। तो चित्तरंजन दास इधर मुकदमा लड़ रहे हैं और अपने प्रबल तर्क इनके पक्ष में रख रहे हैं। स्पीचिंग 1 घंटा बोलते हैं लगातार। वो कंक्लूडिंग उनका एक स्पीच है जो वो आर्गूमेंट करते हैं। तो दास हैज लेट डाउन हिज बंडल ऑफ नोट्स, पॉज्ड फॉर ए मूवमेंट। थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। वो जो उनके पास फाइलों का बंडल है उसको रख देते हैं मेज के ऊपर। एंड इफ द स्टेट ट्रांस सेट लॉन्ग आफ्टर द कंट्रोवर्सी इज हस्ड इन साइलेंस। अरविंद घोष के बारे में बीचक्राफ्ट को एड्रेस कर रहे हैं वो जस्टिस जो बैठा है जज वहाँ। लॉन्ग आफ्टर द controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone,
अरविंद घोष के बारे में कह रहे हैं ये, he will be looked upon as the poet of patriotism, as he is prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead, gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India but across the distant seas and lands. Therefore I say that a man in his position is not only standing before the bar of this court but before the bar of high court of the history. कितने शानदार शब्द हैं, कितने शानदार शब्दों से उनकी व्यक्तित्व को बखाना है देशबंधु चित्तरंजन दास ने। कितने कितने जोरदार ढंग से अपनी फाइलें रखकर कहते हैं कि जब जो है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब एक मौन छा जाएगा, बहुत आफ्टर जब एजुकेशन भी ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जंग आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी, जबकि ये अरविंद घोष चला जाएगा इस संसार से अलविदा होगा। इसके बाद इसको किस तरह से देखा जाएगा? देशभक्ति के कवि के रूप में, महान कवि के रूप में, राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में, सारी मानवता से मोहब्बत करने वाला। जब ये फिर चला जाएगा, जब ये दुनिया से अलविदा हो जाएगा, तो इसकी प्रतिध्वनि गूंजेगी इस संसार में, सिर्फ भारत में नहीं, समस्त संसार में, दूर दराज समुद्र के पार अरविंद घोष की वाणी गूंजेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो आपके कोर्ट के सामने खड़ा है आज, ये एक दिन इतिहास के हाई कोर्ट के सामने खड़ा होगा। Never has been the lawyer statement inclined for defense. आपने कभी ऐसे किसी इतने बड़े वकील का, अपने ही मुवक्किल के बारे में इतने बड़े शब्द नहीं सुने होंगे। यह हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, इट्स रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। जब अरविंद घोष के विषय में CR दास क्या कहते हैं, इतने बड़े लीडर बने वो बाद में, देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने वकालत छोड़ दी। जब सब झगड़े टंटे निमट जाएंगे, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब संसार से अरविंद अलविदा हो जाएगा, तब देशभक्ति के महाकवि को, राष्ट्रवाद के महान मसीहा को, मानवता के महान प्रेमी को, मृत्यु के पश्चात इसकी वाणी केवल भारत की धरा पर नहीं वरन समस्त संसार और संसार में गगन और सागर के पार गूंजेगी। अरविंदो इस अदालत के समक्ष खड़ा एक इंसान नहीं, वरन इतिहास की अदालत के सामने खड़ा हुआ एक महानतम इंसान है। These were the words of CR दास about him। तो 1908 में जो है वो उनको एक वर्ष रहे वो, फिर ही वॉज ए चेंज पर्सन, वो एक परिवर्तित व्यक्ति थे। वो ICS तो छोड़कर आए थे, बड़ौदा की नौकरी भी छोड़कर आए, अब ये क्रांतिकारी आंदोलन भी छोड़ने के कगार पर है। बाहर आते हैं, उत्तरपाड़ा का एक बड़ा ज़बरदस्त भाषण देते हैं जो बताते हैं कि मेरे को किस तरह आध्यात्मिक अनुभूति हुई, और मैं उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर वारंट होते हैं इनके, लेकिन ये बड़ी होशियारी के साथ 1909 में 30 मई 1909 में उत्तरपाड़ा का उनका संबोधन है, वो भी इतिहास है पूरा। ज़बरदस्त प्रभावशाली व्याख्यान हुआ जो उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से बेहद प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने इस अभिभाषण में धर्म और राष्ट्रीय विषय कारावास अनुभूति का विशद वर्णन किया है। जब मुझे आप लोगों के द्वारा आपकी सभा में कहने के लिए कहा गया, तो आज मैं एक विषय आध्यात्म और धर्म पर बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आशय पूर्ण कर पाऊँगा अथवा नहीं, बहुत ही संक्षेप में ये उनका उद्बोधन में बहुत ही कंसाइज कर रहा हूँ। जब मैं बैठा था तो मेरे मन में आया कि आपसे बात करनी चाहिए, एक शब्द पूरे भारत में कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे पहले जेल में भी कहा गया था, अब मैं आपके कहने के लिए जेल से बाहर आ गया हूँ। आई हैव कम आउट फ्रॉम द जेल, क्योंकि उनको रिहा कर दिया गया, उनके ऊपर कोई जो है वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया, बेगुनाह पाया गया। उनके छोटे भाई वारिंद्र को आजीवन कारावास हुआ, पहले तो सजाए मौत हुई थी, बाद में वो बदल दिया गया था, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास हुआ। तो वो तो एक अलग दास्तान है, लेकिन इनको रिहा कर दिया गया, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ इन पर कॉन्स्पिरेसी केस का। पिछली बार आया तो यहाँ राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ थे। ये लंबा भाषण है इनका, बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया है। तो पांडिचेरी में जाने से पहले एक सुंदर नगर गए, वो उनको अनुभूति हुई अंदर की, ये अब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ शुरू हो गई हैं उनको। हो तो रही थी बड़ौदा से ही, वो महाराजा के साथ थे, लेकिन इस समय चरम पर थी वो।
और ये बड़ा रहस्य उनका जीवन, बहुत बड़ा रहस्यवादी भी है स्वयं वो। और वहाँ पर जाकर इसके पहले वंदे मातरम का दौर समाप्त हुआ, अलीपुर षड्यंत्र केस का दौर भी समाप्त हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ है, एक नया युग शुरू हुआ उनके अपने जीवन में। कई युग हैं उनके। पांडिचेरी में उन्होंने पूरे जाकर अंततोगत्वा पांडिचेरी पहुंच जाते हैं। वो लंबी कहानी में नहीं हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी। पांडिचेरी में 4 साल पर योग पर ध्यान आर्य नाम का एक मासिक पत्र शुरू करते हैं। 6 सालों तक उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं उसमें चलती रहती हैं। उपनिषद पर रहना सा, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री, बहुत सारी किताबें वहाँ लिखते हैं। वो सब संग्रहित हैं। वो जो आर्य नाम का पत्रिका उसमें छपते हैं उनके लेख, और उसका बाद में संग्रह प्रकाशित हुआ। इसी बीच में क्या होता है, एक फ्रेंच लीडर आता है, पॉल रिचर्ड, वहाँ पर, जो वहाँ का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता है फ्रांस की पार्लियामेंट के लिए, और उसकी से मुलाकात हो। तो उसके साथ उसकी पत्नी भी आती है, जो मीरा अल्फासा। ये बाद में बड़ा संयोग बनता है कि मीरा अल्फासा आती है वहाँ इलेक्शन लड़वाने अपने पति को, और बाद में वो भी एक आध्यात्मिक में बाद में जापान चली जाती, फिर लौट कर आती है 1920 में। तो बड़ा अद्भुत संयोग है, बड़ा अद्भुत रहस्य, लोगों का मिलना फिर बिछड़ना। तो मीरा इनके जीवन में आती है, जो मीरा रिचर्ड भी कही जाती है, मीरा अल्फासा नाम है वैसे उसका। वो भी तशरीफ लाती है, और बाद में अरविंदो और उनके बीच एक प्रबल ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत होती है 1920 में। श्री माँ कहने लगते हैं उसको अरविंदो, और सारी दुनिया उनको फिर श्री माँ के नाम से जानती है। मीरा अल्फासा नाम तो कहीं इतिहास में खो जाता है। और जापान गई, जापान से फिर पांडिचेरी आती है। वो 1921 में एक योगाश्रम शुरू होता है। 5 साधक हैं, सिर्फ 5 साधक। 1927 में बढ़कर 26 में 25 हो जाती है। 1926 में ही अरविंद घोष सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। ये एक अद्भुत दास्तान है, बहुत बड़ी दास्तान है उनकी योग की। और वो वहाँ पर ही अपना पूरा का पूरा दर्शन, वो सेतु बन गई है उनके साधकों के बीच में और श्री अरविंद के बीच में। श्री अरविंद जो है वो अब साधक हैं और साधना में लीन है, पूरी तरह साधन में लीन है, कोई अपीयरेंस नहीं है, एकांतवास है उनका। और ये साधना निरंतर उनकी मृत्यु पर्यंत चलती है। और उस समय वो सारा फिलॉसफी देते हैं जो आज दुनिया जानती है, जिसमें कि वो सारी की सारी जो उनकी फिलॉसफी है, चाहे वो दुनिया के बारे में या दर्शन शास्त्र के बारे में या सुपरमैन के बारे में, सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में, किस तरह सुपर कॉन्शियसनेस बनेगी, किस तरह से इस कॉन्शियसनेस का विकास जो युद्धों में उलझी हुई है, अभी दो दुनिया में युद्ध लड़ चुकी है जिसमें करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, अभी तो यहाँ तक कॉन्शियसनेस पहुँची है। लालच से भरी हुई, लोभ से भरी हुई, लूट से भरी हुई संस्कृति दुनिया की, ये इंसानी तो है जो सब कर रहा है, मशीन तोड़ ना कर रही है। जो बम गिरा रहा, 20 लाख लोगों को मार रहा है जापान में, कत्लो गारत कर रहा है, यह कॉन्शियसनेस ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है। इसको आगे बढ़ना है, इसको महान कॉन्शियसनेस बनना है। और उसका स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन, उपनिषद है उसका स्रोत, ये अरविंद घोष कहते हैं। वो ऋषि महर्षियों के दर्शन उसको और आगे बढ़ाते हैं। बहुत लंबी दास्तान है ये, बहुत लंबी दास्तान है उनके जीवन की। और पांडिचेरी में ये प्रयोग चलते रहते हैं। इसके बाद 19 समझिए कि अरविंद आश्रम के बाद एक और आधारशिला रखी जाती है। श्री अरविंद की मृत्यु तो हो जाती है 5 दिसंबर 1950 को। 15 अगस्त 1947 का उनका एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, जो पांडिचेरी वहाँ से तमिल रेडियो से बोला भी गया है। जैसे जब वो बोले हैं, वो एक अलग बड़ा शानदार भाषण है। उसमें भी उन्होंने कुछ संयोग बताए हैं उनके जीवन के और आज़ादी के, क्योंकि खुद वो बड़े क्रांतिकारी साधक रहे, क्रांतिकारी योद्धा रहे, नेता रहे, फिर बड़े योगी बने। तो ऑरेविल में एक छोटा सा एक प्रयोग शुरू होता है। पांडिचेरी के पास एक तमिलनाडु राज्य है जहाँ विल्लुपुरम जिला है, विल्लुपुरम, वहाँ पर एक प्रायोगिक नगरी बनाती है माँ। और माँ उनके जो विचार है उसको एक्सपेरिमेंट करती है। देखिए दोनों का जीवन, एक विचार दे रहा है, दूसरा प्रयोग कर रहा है। अद्भुत अद्भुत संगम है। तो वो ये कहानी है। रोजर रेंगर नाम का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट जो इस
की रचना करता है, ऑरोविल की, और एक वैश्विक नगरी बनती है जहाँ सभी स्त्री पुरुष, सभी जातियों के लोग, सभी राष्ट्रीयताओं के लोग शांति के लिए प्रगतिशील सद्भावना की छान में रह सकें। ये जो दुनिया बटी हुई दुनिया है, नस्लों में बटी है, जातियों में बटी है, नफरतों में बटी है, लालच में बटी है, साम्राज्यवादी दुनिया है, पूंजीवादी दुनिया है, सामंतवादी दुनिया है, इस दुनिया को कैसे महान बनाया जाए, कैसे इंसानों के रहने लायक बनाया जाए, जिसमें युद्ध ना हो, जिसमें शोषण ना हो, जिसमें जुल्म ना हो, जिसमें सितम ना हो, जिसमें गरीबी ना हो, जिसमें अमीरी ना हो, जिसमें छोटा ना हो, जिसमें बड़ा ना हो, सब लोग कैसे शांति से रहें। ऐसा एक प्रयोग एक नगरी में शुरू होता है जिसका उसी का नाम ऑरोविल है। ऑरोविला जो है वो 51 देशों के लोग वहाँ पर आजकल रहते हैं, आजकल भी। वैसे तो 21 देशों की मिट्टी लाई गई थी, भारत के भी करीब करीब सभी प्रांतों से मिट्टी ले जाई गई, उससे उस ऑरोविल की स्थापना की गई। ये ऑरोविल अरविंदो सोसाइटी के अंडर में काम करती थी 1968 से, लेकिन 88 में एक एक्ट लाया गया, एक फाउंडेशन एक्ट बनाया गया हुकूमत हिंदुस्तान ने, और अब उसके अंतर्गत काम करती है। काफ़ी इंटरफियरेंस हो गया अब तो, लेकिन जो सोच है वो वही है। तो आप जाएं कभी तो आप देखेंगे किस तरह अरविंद घोष का सुपर कॉन्शियसनेस का जो सपना था कि इंसान इस साधारण कॉन्शियसनेस से, जिसमें वो जी रहा है, जिसमें वो इस समय जिंदा है इस दौर में, जो कि विध्वंसकारी है, विनाशकारी चेतना है अभी उसकी, वो कैसे महान चेतना बने, मोहब्बत वाली चेतना बने, प्यार वाली चेतना बने, बंधुत्व वाली चेतना बने। वैसे तो कुटुंबकम का कैसे सपना साकार हो ऋषियों का धरती पर, जो हमारा ही सपना, हमारे ऋषियों का ही सपना है कि सारी दुनिया एक है, किसको लूट रहे हो, किसको मार रहे हो, किसका कत्ल कर रहे हो। तो इस सपने को लेकर यूनेस्को ने भी इसको भी बहुत ही सपोर्ट किया है। यूनेस्को ने ऑरोविल में बड़ा योगदान भी दिया है, यहाँ आह्वान भी किया। 40 साल की अवधि में यूनेस्को ने 4 बार समर्थन दिया है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक है ये एजुकेशन सोसाइटी फ्रंट है, एजुकेशन फ्रंट है यूनेस्को, जिसमें 124 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था यूनेस्को में। ये भी प्रस्ताव हुआ था। ऑरोविल किसी व्यक्ति का नहीं है, एक समग्र रूपी मानवता का है। ऑरोविल के रहने के लिए व्यक्ति की दिव्य चेतना, जो मैंने कहा ना, वो सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, वो दिव्य चेतना है, वो महान चेतना है। तो सतत शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो उनके विचार हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत है। उसका प्रयोग वहाँ किया जा रहा है। हालांकि उसका प्रयोग नेशनल कॉलेज में भी किया अरविंद घोष ने, जब वो अरविंद घोष थे, महर्षि अरविंद नहीं थे। महर्षि अरविंद तो बनते हैं वो पांडिचेरी आने के बाद, इन तहाँ तक पहुँचते हैं। 27 साल का साधना, अकेले एकांत साधना, पांडिचेरी में साधना ही साधना है। पहले वो निरंतर आर्य के अंदर लिख रहे हैं, वो उनका एक इंटेलेक्चुअल एक एक्सरसाइज है, सारी दुनिया को पैगाम देते हैं, मोहब्बत का, ज्ञान का, उपनिषद का, कितने सारे ग्रंथ लिखते हैं, एक से बढ़कर एक ग्रंथ, लंबी फहरिस्त है। तो यहाँ तो हम सिर्फ रूपरेखा बता रहे हैं, सिर्फ रूपरेखा। आप समझ लीजिए हमारे विद्यार्थी बहुत ही डिटेल में जाएंगे, बहुत ही विस्तार में जाएंगे, क्योंकि अरविंद घोष पर कई बार बड़े बड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं इम्तहानों में भी। तो ऑरोविल जो है भूत और भविष्य के बीच पुल बनाने की एक योजना है। पुराना भूत क्या है? वो महायुद्धों का भूत है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नागासाकी और हिरोशिमा फूंक दिए जाते हैं, ये भूत है हमारा, अभी रिसेंट पास्ट। और भविष्य क्या है? भविष्य तो देखिए आज भी युद्धों में दुनिया जूझ रही है। अब यूक्रेन वॉर चल रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं बेगुनाह, हर युद्ध में बेगुनाह मारे जाते हैं। हमारी धरती भी लड़ चुकी है, चीन से लड़ चुकी है, पाकिस्तान से लड़ चुकी है, युद्धों का पूरा इतिहास है। तो ये दूसरी दुनिया कैसी होगी? जहाँ कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लूट नहीं होगी, सब मोहब्बत से रहेंगे। जो आविष्कार हो रहे हैं साइंस के, वो विध्वंस के लिए ना हो, वो निर्माण के लिए हो। तो ऑरोविल एक वास्तविकता है मानवीय एकता की, जीव रूप शरीर के लिए भौतिक और आध्यात्मिक अनुसंधान की। तो श्री माने जो इनका बहुत बड़ा किरदार है, ऑरोविल को भारत सरकार के नियंत्रण में जाने का खतरा पहले भी बताया था। यह बड़े अद्भुत लोग हैं जो पहले से बहुत सारी बातें जानते हैं, और वो हो गया, वो हो गया। तो वो बात अब नहीं होगी, वो प्रयोग जरूर चल रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं है वैसी दुनिया बनेगी नहीं बनेगी ऑरोविल की, हम नहीं जानते। कोशिशें तो है अरविंदो सोसाइटी की। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी घटना जो है वो अरविंद के जीवन में यही हुई है कि वो एक महान क्रांतिकारी से, वो हर युग में अद्भुत हैं,
जो वो क्रांतिकारी के रूप में भी अद्भुत है, वो एक योगी के रूप में भी अद्भुत है, वो एक अध्यापक के रूप में भी अद्भुत है, वो एक शिक्षाविद के रूप में भी अद्भुत है। वो हर जगह अद्भुत है। बस उनको जानने की ज़रूरत है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि अरविंद घोष का नाम हमारे विद्यार्थी, हमारा आम जन जानता तक नहीं, उसकी वाणी को पहचानता तक नहीं। हालांकि अरविंद सोसाइटी जो है वो कोशिश करती है लगातार, जैसे मैंने बताया यूनेस्को तक ने कोशिश की है, यूनाइटेड नेशंस की भी कोशिश है, लेकिन वो कोशिश बहुत पर्याप्त नहीं है। अभी और से तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि तेज़ होती तो आज इस तरह के युद्ध ना होते, इस तरह की साम्राज्यवादी बर्बरता ना होती। आज भी इतनी गरीबी और इतनी अमीर के बीच इतना गैप ना होता, जितना फासला है कि दौलत मुट्ठी भर परिवारों के पास है। अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, हिंदुस्तान आ जाइए, अफ्रीका चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इंसान इंसान का दुश्मन है, शत्रु है, लूट रहा है उसको। कहीं नस्ल के नाम पे मार रहा है, कहीं जात के नाम पे मार रहा है, कहीं धर्म के नाम पे मार रहा है। धर्म का रूप ही बदल दिया, नफरत का रूप है। अरविंद इस धर्म की बात नहीं करते। तो इसलिए अरविंद की शिक्षा हो, चाहे अरविंद का योग हो, चाहे अरविंद का क्रांतिकारी विचार हो, चाहे उनका योग हो, चाहे उनका दर्शन हो, वो एक अद्भुत दास्तान है, बहुत बड़ी दास्तान है। हालांकि इस पर बहुत बहुत अभी बातें की जा सकती हैं। अभी ये विषय अधूरा है, बहुत अधूरा है, और कभी फिर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा इतना ही आग्रह अपने विद्यार्थियों से है कि वो लोग कम से कम अरविंद को जाने, पहचाने, समझें और इसको आत्मसात करें, खाली पढ़ें नहीं, क्योंकि यही भविष्य है भारत का, यही भविष्य है दुनिया का, यही भविष्य है मानवता का, कि अरविंद जैसे विचारकों की वाणी साकार हो, उनका सपना फलीभूत हो। जिंदाबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।